अमीर और अमीर क्यों होता चला जाता है और गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमारी देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। केवल 112 फैमिलीज हैं जो इंडिया की टोटल वेल्थ का 93% होल्ड करती है। 93%। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, जो एक एनएससी और बीएससी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं और लाखों करोड़ों के पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं। आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस ओनली विद द वन मैन। केवल एक अकाउंटेंट, एक पियोन और 2 काले वाले टेलीफोन से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सर, हफ्ता के साथ में और भी कुछ लोग थे क्या इन्वॉल्व? के पीछे जो काम था, ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज का है। कुछ मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। 2000 का नोट क्यों बंद हुआ बिना किसी नोटिस के? जितनी करेंसी छोटी होगी तो उतना ही ब्लैक मनी को इजीली मूवमेंट करने का जरिया बन जाता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, तो इनमें रैंकिंग आप क्या दोगे? सबसे पहले किसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? स्टॉक मार्केट में आपको जो लिक्विडिटी है वो कहीं नहीं है एक्सेप्ट गोल्ड। विजय माल्या के लिए क्या कहना है आपका? उन्होंने इतना बड़ा लोन का स्कैम किया। Charge sheet that has been filed against Vijay Mallya. बैंकों का पैसा लेकर इंग्लैंड भागे विजय माल्या और शायद आज वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। Hi, I'm Vijay Mallya and I love to party. क्या इस तरह की चीजें इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक है? नहीं, इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सेविंग ही हमारे इंडियन लोगों की वो चीज है जो 2008 की जो मंदी आई पूरे वर्ल्ड वाइड, 2008 में आई भयानक मंदी। The markets are clearly not looking good. जिसमें लेमन ब्रदर्स भी डूब गए। 118 साल पुरानी फर्म, ये हमारी सेविंग ही थी जो हम बचे रहे। सर, इंडिया हैज बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या मोदी जी सही तरीके से इंडिया को लीड कर रहे हैं? सर, वॉरेन बफेट का ना एक बहुत फेमस कोट है, बाय एंड फॉरगेट। ये फॉर्मूला कितना सही है? मेरे पास भी काफी स्टॉक्स हैं, काफी स्टॉक थे, लेकिन मैंने 2 शेयर मैंने कहा इनको बेचना ही नहीं है। एक रैकेट एंड कॉलमन जिसकी डिटॉल आती है और एक एमआरएफ। इसके शेयर मैंने कभी बेचे ही नहीं। मतलब वो शेयर कितने साल से अपने पास? 87 से 90 के बीच के, लगभग 1 करोड़ के करीब। आज भी कुछ लोग उम्मीद में बैठे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा उनके पास वापस आएगा। पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इन्वेस्टिंग कितना ज़रूरी है एक यंग इंडिविजुअल्स के लिए? इसको अगर आप समझ लोगे तो जिंदगी में इकोनॉमी की फिलॉसफी को समझ जाओगे। गिनो न उन्हें जो दिए उधार, गिनो न उन्हें जो आवन हार, गिनो वही धरो समान। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, जो एक एनएससी और बीएससी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं और लाखों करोड़ों के पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं। इनके एजुकेशन की बात करें, इन्होंने पीएचडी करी है आगरा यूनिवर्सिटी से। इनका 40 इयर्स का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है पीजी और यूजी के क्लासेस में, और ये हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। काफी स्पिरिचुअल और डाउन टू द अर्थ हैं ये। बहुत कुछ हमारे को इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगा। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। सर, मैंने सुना है कि आपने अपना करियर एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउस से आप अपने घर को छोड़ा और आप मुरादाबाद शिफ्ट हुए और वहाँ आपने 500 की नौकरी से आपने स्टार्ट किया। हाँ, और आज आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है। वो जर्नी मुझे थोड़ा और अच्छे से समझना है। मेरी जर्नी तो बहुत इनिशियली आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस ओनली विद द वन मैन। केवल एक अकाउंटेंट, एक पियोन जो पानी पिलाता था और चाय बनाता था, और 2 काले वाले टेलीफोन से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी जो बिजनेस की स्टार्टिंग थी तो इनिशियली जो मार्जिन एज ए ब्रोकर को देना पड़ता था, मैंने 200 शेयर्स ऑफ रिलायंस और 200 शेयर्स ऑफ ऑर्के को मार्जिन में रख के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इस मार्केट में चूँकि एक वचन की एक वैल्यू होती है, कमिटमेंट की वैल्यू होती है, मैंने उस कमिटमेंट के निर्वाह और क्लाइंट को पेमेंट वाइज सही सुविधा देकर के अपने बिजनेस की प्रगति की। जैसे आपने 85 से आप ये काम कर रहे हो, तो आपने मेहता का सारा कुछ देखा होगा बहुत करीब से। मेहता का पूरा अगर उस कहानी को अगर आप एक सारांश में मुझे बता सको। देखिए, उस कहानी का सारांश ये होता था, उस समय मेहता के पीछे जो कांड था वहाँ पर जो सिक्योरिटीज होती थी, ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज का है। आप जो प्राइस डिस्कवरी मार्केट में कैसे होती है, उसकी 3-4 चीज़ें हैं। आइदर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वो जो कंपनी है जिसका रेट है उसकी प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी,
या तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री वो क्या चल रहा है, वो कहती है, या जीडीपी जो उस कंट्री की ग्रोथ कहती है, उस पर भी स्टॉक मार्केट जो करता कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट द बैरोमीटर ऑफ द कंट्री, बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, उससे पता लगता है। उन सब के बाद नॉट ओनली द बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्ड द डिमांड सप्लाई ऑफ द इक्विटी, मार्केट में कितने, तो इतने क्या किया ने यूको बैंक का जो बॉम्बे ब्रांच थी, बॉम्बे की मेन ब्रांच में उनका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज अल्टीमेटली वो एक कहना चाहिए एक केस बना। उन्होंने जो भी शेयर है उन्होंने टायर से स्टार्ट किया, टायर और ACC से, मार्केट में रेट चल रहा है टायर का मान लो 60 रुपये, अपोटा लिए अपोटा के 60 से के मान लो 10,000 से ले लिए, 10,000 इंटू 60 वो बैंक में प्लेज कर दिए और 69 रुपये ले लिए उनके अगेंस्ट। तो धीरे धीरे करके उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई, जितना मार्केट से शेयर खरीदते वो उठा के बैंक में रख देते और बैंक में उसके अगेंस्ट फिर रुपये ले लिया, तो 60 का 80 कर दिया, 80 के 90 कर दिया, क्योंकि मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक कम होने शुरू हो गया। जब फ्लोटिंग स्टॉक कम है तो डिमांड सप्लाई वो बराबर ले रहे हैं। ही वॉज द ओनली बायर, नो सेलर। जब ओनली, आज के दिन तो क्या है, ओनली बायर पर सर्किट ब्रेकर लग जाते हैं। उस समय ये मैकेनिज्म नहीं था, उस समय रेट कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने जो मान लो ये अपोलो टायर, सही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ACC का एग्जाम्पल ले लो। ACC को उन्होंने 100 रुपये डब वाला शेयर जो 400 रुपये से बढ़ाया 8,000 रुपये कर दिया। अपोलो टायर और ACC ये तो एग्जाम्पल है, अदरवाइज तो हिंडाल्को, HMM, एक शेयर था हेक्स्ट, एक बोरोज वेलकम, ये कुछ जो बोरोज वेलकम तो मल्टीनेशनल चली गई यहाँ से। तो उन शेयरों में उन्होंने इसका खेला किया मेन, और खेला करके उनको बार बार बैंक से में रखना और वो शेयर लेना। तो शेयर को जो फ्लोटिंग, उसके बाद क्या होता है, एक टर्म होती थी बुक क्लोजिंग और रिकॉर्ड डेट। तो बुक क्लोजिंग के टाइम पर आज के दिन क्या है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटाइज है। हाँ जी, पहले बुक मैनुअल क्लोज, हाँ, होते थे, पेपर तो वर्क। बुक क्लोजिंग हुई, रिकॉर्ड डेट हुई। मान लो BSE की रिकॉर्ड डेट, अभी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मान लो बोनस दिया है, डिविडेंड दिया है, तो 23 मई को रिकॉर्ड डेट थी। तो आपके शेयर डीमेट में हैं, डिजिटाइज हैं। 23 मई को आपके शेयर पे बोनस आना है, तो 23 मई की रात को जिसके पास EOD पे, एंड ऑफ द डे पे जिस पे होल्डिंग उसको वो आ जाएगा। शेयर कहीं नहीं गए, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रही। अगले दिन आपका जो रेट होगा वो सब डिवाइड हो गए, जो भी रेशियो ऑफ द बोनस है उस पर मार्केट में खुल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर बोनस आया, रिकॉर्ड आया, तो जो फिजिकल शेयर हैं वो एक्चुअली फिजिकली कंपनी के पास जाते थे। अच्छा, वो सारे शेयर मतलब आपके पास 2,000 शेयर हैं, आप अपने 2,000 शेयर बाई पोस्ट भेजेंगे कंपनी को। अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट आपने भेज दिया, अब वो शेयर वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर लिए, वो से आपको चढ़ाएंगे आपके नाम पे उस रिकॉर्ड डेट पे। और वो एक जैसे कहना चाहिए मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट। वो क्या करते हैं, उस शेयर को 3 महीने के लिए रोक लिया, आने चाहिए 10 दिन 15 दिन में वापस आने चाहिए आपके पास चढ़ के। वो 3 महीने में वो जो ऑपरेटर थे वो खेला कर रहा है, लाइक और मार्केट में शेयर कहाँ है, उसमें रिकॉर्ड दे दी, वो चले गए कंपनी के पास, शेयर मार्केट में ही नहीं। यही मुझे लग रहा था कि ये टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली गड़बड़ हो यही जाती हुआ, थी। यही बहुत प्रॉब्लम हो जाती होगी। यही प्रॉब्लम हुई थी, जो रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजिंग, इसका मेन। कई बार तो साल में, अब तो एक ऐसा कुछ भी हो जाए, अब तो डीमेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय क्या है, साल में 3-3, 4-4 रिकॉर्ड डेट डालते थे वो, क्योंकि पहले एक रूल आ गया कि बुक क्लोजिंग एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन रिकॉर्ड डेट कितनी भी हो सकती हैं। रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। अब आप सोचते हैं डिविडेंड भी बढ़ा दे दिया उन्होंने 6 रुपये शेयर का। बोले यार अगर हम रिकॉर्ड डेट पर नहीं भेजेंगे, शेयर मारे जाएंगे, उसको मिल जाएंगे जिसके नंबर पुराने शेयर हैं। तो आदमी फोर्थली उस शेयर को भेजता था कंपनी के बाद। तो जो फ्लोटिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं वो मार्केट में कम हो जाते थे। डिविडेंड उस पर है जिस तरह हमें शेयर है, आपने शेयर नहीं बेचे और आपके नाम में हैं तो डिविडेंड आपको आ जाएगा। लेकिन आपने मार्केट से खरीदे विद ट्रांसफर डीड, तो यू हैव टू सबमिट योर दीज फिजिकल शेयर विद द कंपनी, ताकि वो आपके नाम में चढ़ जाए। तो चढ़ने के लिए वो शेयर मार्केट चले गए। अब उसका कोई ऐसा कोई कंपनी का एक्ट का कोई रूल नहीं था, या रूल था भी उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि शेयर विद इन 15 डेज और 20 डेज आपको वापस आएँ। वो शेयर 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक वापस नहीं आते थे। वो मान पड़ा सारा खेला ख़त्म हो गया। वो शेयर 60 रुपये वाला 120, 200 रुपये और 300 रुपये तक कर दिया, जो भी रेट बनाना था। उसके बाद आपके शेयर है नहीं, आप तो कहीं पे पंच ही नहीं हुआ है वो। नए लोग तो आप बेच ही नहीं सकते। वो जिस दिन आपकी रजिस्ट्री आएगी उस दिन देखा लॉट शेयर का रेट 300 रुपये तक घट के दोबारा 90 रुपये आ गया। सर, मेफा के साथ में और भी कुछ लोग थे क्या इन्वॉल्व,
या बस वही थे? मतलब जाइंट की अगर बात करें तो? नहीं, इट वाज द ग्रुप ऑफ फ्यू ब्रोकर्स बट नॉट मोर, बहुत वो ज़्यादा सारे नहीं थे। उनके चंगू मंगू थे? हाँ हाँ अच्छा, एसोसिएटेड विद हिम ओनली। हाँ हाँ उनके सर एज अ पर्सनालिटी को जानना चाहता हूँ, हाँ प्लीज बताएं कुछ। इतना शार्प ब्रेन हाँ। होना, ठीक है, उसने स्टॉक मार्केट के लूप होल्स को आइडेंटिफाई हाँ। किया, उस पे प्ले किया, हाँ। और किसी को समझ नहीं आई ये बात। एज ए मैन उसके अंदर उसने उस लूप होल को समझा कि स्टॉक मार्केट में क्या लूप होल है, और उस लूप होल के साथ उसमें जो हमारी बैंकिंग कुछ शक्तियाँ, बैंक के चेयरमैन वगैरह हैं 2-3 बैंकों के, वो इसमें इन्वॉल्व थे उसके साथ। सर आपने यूको बैंक जैसे बोला था, मुझे जैसे ध्यान है कि स्टेट बैंक था। यूको बैंक था प्राइम, जो मेन कल्प्रेट था वो यूको बैंक था, अच्छा, मेन कल्प्रेट। ओके। बाकी और भी थे बैंक, तो 3-4 थे, होने तो कोई 10, उसके तो बैंकर ही 10-12 बैंकर थे, सब थे। लेकिन मालूम पड़ा उसके टोटल मैनिपुलेशन या टोटल जो फंड जो उसने रेज किए, उसका मोर देन 50 और 60% अकेले यूको बैंक से हुआ था। यूको बैंक और स्टेट बैंक, दे वर द मेन। ओके, सो वापस से उनके पर्सनालिटी पे आते हैं। हाँ। क्योंकि आप लोग भी उस टाइम में यंग हो गए, कहीं ना कहीं वो फैसिनेट तो बहुत करते होंगे कि कोई एक ऐसा ब्रोकर है जो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा वो फीलिंग मुझे देखिए वो समझ में है। फीलिंग ऐसी थी, उस सबका इफेक्ट स्टॉक मार्केट के उसमें। कभी अब हम तो लोग पूछते थे उस समय, हम भी क्या ले लें, अरे भाई क्या ले लें, मैं परोठा लो ना, क्या लेना, अरे यार ये लो ना, अरे यार रोसवाला एग्रो लो ना, जो चीज़ या JCD लो, जिनमें वो ये चीज़ लोग फैसिनेट हो रहे हैं। हम लोग भी, हमें लॉयंस क्लब वाले बुला रहे हैं वहाँ पे, RK गुप्ता को नाम से तो मालूम पड़ा 25% मुरादाबाद जानता कौन है, शकल से नहीं आता, शकल तो मतलब 500 आदमी जानते हैं केवल। तो वो कौन, RK गुप्ता, वो लॉयंस क्लब में फैसिलेशन चल रहा है, तो ये स्टॉक ब्रोकर हैं। तो कह दे ये चीज़ कि आप मुरादाबाद के नहीं ऐसा नहीं थे जिसने नहीं, कभी स्कैम नहीं किया। ऐसा नहीं, इसमें नहीं होगा। नहीं, इतना पॉपुलैरिटी होना, हाँ, मतलब कि अगर popularity- 25% आपको पॉपुलेशन जान रहा है, तो मुझे हाँ। नहीं लगता ये एक कुछ नॉर्मल सा नहीं, आपका भी इमेज रहा होगा। इसका मैं प्रैक्टिकल इसका मैं रहा हूँ कि ये मैं 4-6 जगह है, सन 92 से लेकर के सन आपको 97 तक की बात बता रहा हूँ। 4 जगह गया, कोई काम हुआ ऐसे सब बात हुआ। अच्छा, बाद में सब हम गए, उसके बाद अरे आप इन्हें जानते हो ना, अरे वैसे आपको नाम तो बहुत सुना, बिल्कुल ऐसा चल के, अरे आपको नाम तो बहुत सुना था, नाम तो बहुत सुना। आज आपके दर्शन हो गए। आज दर्शन हुए, वो दौर भी मैंने देखा है। तो सर स्टार्टिंग से आपने मतलब अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना शुरू कर दिया था, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के साथ साथ में, या कुछ आगे पीछे? ऑलमोस्ट देखिए, मेरे 76 में सर्विस लगी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में, 78 में मैरिज हुई, तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास से मैंने स्लोली आप उस line में आ जैसी उस समय की इनकम और वेल्थ थी, उस हिसाब से करना शुरू कर दिया था। इट इज़ इन्वेस्टिंग कितना ज़रूरी है एक यंग इंडिविजुअल्स के लिए? जैसे एक यंग स्टूडेंट के लिए अपनी कैरियर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस कैरियर में जाना है। उसके लिए वह सारे सोर्सेज, सारे ऑल डायमेंशन को देखता है, समझता है। ऐसे ही उसी यंग चैप के लिए उसी समय से ही फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो फाइनेंशियल अवेयरनेस, न केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी होना चाहिए लाइफ में। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अवेयरनेस तो बहुत चीज़ों की लोगों हाँ। को होती है, बट डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो मैं इन बच्चों को, जो यंग जनरेशन में, इनको एक संदेश देना चाहूँगा कि अपनी यंग एज से ही, खासतौर से व्हेन यू आर जस्ट पास आउट फ्रॉम द इंटरमीडिएट, उससे पहले ये तो फिर बिल्कुल ही वो चाइल्डहुड वाली होती है, एज सुन एज यू एंटर इन द 11th और पास्ड आउट द 12th, या either you can say when you enter in the graduation, you must start with the saving. तो कह लेते हैं 17-18 की एज में आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। या 18 तक कर देनी चाहिए। वो सेविंग, आपको मालूम है, जो सेविंग एक इकोनॉमी की ग्रोथ की वो धुरी है, जो हम कहते हैं डिमांड सप्लाई, और ये जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये सारी चीज़ जो GDP को और इसको तक रिफ्लेक्ट करती हैं। सेविंग, आई एम नॉट सेइंग का बहुत ज़्यादा सेविंग हो, एक रैशनल सेविंग फॉर ऑल फैमिलीज एंड फॉर ऑल यंग पर्सन, आई सजेस्ट कि वो उनको करनी चाहिए। वो आपको अपनी लाइफ के बहुत टारगेट्स को
बनाने में, टारगेट तक पहुंचने में बहुत आपको हेल्प करेगी। या कह लो लाइफ को स्मूथ रन हाँ, करने में लाइफ help की स्मूथ रनिंग करेगी। अब जो बात आई, अभी मैंने एक वर्ड बोला था फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको अगर आप समझ लोगे तो ज़िंदगी में इकोनॉमी की फिलॉसफी को समझ जाओगे। हमारे फादर कहते थे, एक 3 लाइन है, गिनो न उन्हें जो दिए उधार। आप मेरे वर्ड को एम्फसाइज करें और समझें। गिनो न उन्हें जो दिए उधार, गिनो न उन्हें जो आवन-हार, गिनो वही जो धरो समार। बहुत बढ़िया लाइन है। तो हम मतलब कहते थे आपको वो चीज भी नहीं गिनना है जो आपने किसी को दे दिया, हाँ। वो चीज भी नहीं गिनना जो आपके आवन-हार। पास आ गया, गिनो बस वही जो गिनो धरो वही समार। जो आपके पास आज तो आपके हम गले जब में है। एमकॉम में पढ़ते थे तो हम कहते हमने इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली, एडविन फिलिपो की, जीबी फाइनल की, पॉल सैमुअल्सन की, ये इतनी मोटी मोटी किताबों का सारांश हमारे फादर ने इन 3 लाइनों में बता दिया। ये 3 लाइनें पूरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सारांश है। आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, 20 लाख की व्यवस्था करनी है, 6 लाख तो वहाँ से आने हैं, 12 लाख मैंने उसको दे रखे हैं 18 हो गए, 2 लाख निकल और जाएंगे 4 कहीं लाख से। मेरे घर पर रखे हैं और 20 लाख का वायदा कर रहे हैं, तो गलत है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ यहीं से कि जो 4 लाख रखे हुए ना, वही है आप बस। वही डिसिप्लिन है आपका, वो आपको अपने कमिटमेंट उसी में करने हैं आपको सर। 16 भी और चाहिए। हाँ, तो ये मतलब एक वो थी जो मैंने आपको बताई। एक अर्ली बिजनेस के लिए फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, और एक फैमिली को उन अर्ली बिजनेसेस को सपोर्ट करना भी चाहिए या नहीं, और उनके क्या क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं? नहीं, अर्ली बिजनेस में तो फैमिली से मेरा मतलब जो क्लोज फैमिली है उसका सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उस सपोर्ट के बिना आदमी, अगर उसमें कोई कलेश होती है या कहीं कोई आपके व्यूज और फैमिली के व्यूज नहीं मिलते, फैमिली का मेरा मतलब वाइफ और बच्चों से ही है बस, अभी आगे की नेक्स्ट सर्कमस्टेंस में नहीं जा रहा, तो आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिजनेस बढ़ाने के लिए जो क्लोज फैमिली है उसका फुल एंड होल हार्डली सपोर्ट चाहिए। बस वो सपोर्ट मिला नहीं कि आपके पहिए 1 से 11 हो, 1 से 2, 2 से 11 होने लगते हैं फिर, और फिर तो भगवान भी ऐसी कृपा करता है कि देखिए हर क्योंकि मैंने आई हैव द फर्स्ट जनरेशन जो मैंने बिजनेस इस टाइप का स्टार्ट किया, अदरवाइज तो हमारे यहाँ पुराना ही बिजनेस होता ही है। वहाँ हर बिजनेस के जो भी नए स्टार्ट करेंगे, जो मेरा अनुभव है, बहुत बड़ा बिजनेस जो बहुत बड़ी फैक्ट्री बननी है उसकी बात हो रहा है, अदरवाइज जो इनिशियल 3 ईयर होते हैं दे आर द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनिशियल 2 ईयर में अपनी ग्रोथ और आपका रेगुलराइज करके आप उसको ग्रो करके ले गए, तो अगले 3 साल के बाद चौथे 5वें चलते जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंटल होगी एकदम। और अटकाव होना है तो दूसरे तीसरे साल के बाद, दूसरे साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद ही वो शट डाउन हो जाना। सर मैंने कहीं पे सुना है ना, हाँ। एक बिजनेस के डेथ होने के 3-4 स्टेजेस होते हैं। या तो वो फर्स्ट ईयर में डेड हो जाएगा, या तो थर्ड ईयर में वो डेड हो जाएगा, या तो फिर वो 10 साल चलेगा, या तो 100 साल, या फिर वो अमर हो जाता है। ये बात कितना सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। वो डायनेमिक ये इसको मैं उस आपके पहले सवाल तक कुछ अलग करके अलग ले जा रहा हूँ। ये जो बंद होना नहीं होना, ये तो एक इंडिविजुअल उस बिजनेस की, उस पर्सनैलिटी की, उस एंटरप्रेन्योर की अलग चीज़ हो गई, उसकी कैसी परिस्थितियाँ रही उस बिजनेस में, फैमिली सपोर्ट और मार्केट सपोर्ट। लेकिन जो परिवर्तन बिजनेस में लाना है वो जो कि 1 साल में बंद होना है, 10 साल में बंद होना है, वो 10 साल वाली बात जो आप कर रहे हैं वहाँ पे आप पहुँच जाइए। 10 साल वाला बिजनेस जब बंद होता है, जब वो चीज़ वो जो प्रोडक्ट है आपका वो उस मार्केट से हटने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोडक पेपर, एक टाइम था कोडक पेपर, कितना लोग काम करते, कितनी बड़ी कंपनी थी, हम सबको याद है। और अब जब जैसे डिजिटाइजेशन आ गया तो आज कौन न कैमरा का भाई पेपर, तो भी प्रिंटिंग के लिए हो सकता है परसेंटेज कम हो गई हो, आज कौन खरीदता है रील, जरूरत नहीं, नो नीड। ऐसे ही एक बजाज का बहुत फेमस बजाज स्कूटर चेतक, इनका नाम था मेरा भारत मेरा महान। अगर ये बाइक में करना आते तो मेरा भारत मेरा महान खत्म हो चुका था। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द डायनेमिक्स कि आपने बिजनेस में एक चेंजेस लाए, किसके, वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान समय की व्हाट आर द नीड ऑफ द आवर, और नीड ऑफ द आवर के हिसाब से अपने आप को आपने चेंज कर लिया।
इसको हमारे कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स के नाम से पढ़ाते भी हैं। तो वो ये कि आपने डायनेमिक किया और नीड ऑफ द आवर के हिसाब से अपने को चेंज कर लिया, और वो नीड, अब देखिए किसी टाइम में फिजिकल वो तो कितना स्टाफ की जरूरत पड़ती थी हमारे स्टॉक मार्केट में, ट्रांसफर डीड भरी जा रही है, ये भरी, अब वो नीड ऑफ द आवर नीड ही नहीं है उस चीज़ की, ऑल इट डिजिटाइज। जो एक्चुअल रिवोल्यूशन इस मार्केट में लाया वो डिजिटाइजेशन की वजह से आया। सर अर्ली डेज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो मुझे अपने पेरेंट्स का याद है, इन्वेस्टमेंट मतलब उनके लिए रियल स्टेट होता था, या तो गोल्ड होता था, या तो एफडी होता था, और कुछ केसेस में लाइफ इंश्योरेंस होते थे। उस टाइम एलआईसी का गठन हुआ था, है ना, तो कुछ लोग वहाँ पे भी ट्रस्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आजकल का मार्केट है जहाँ पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, ये चीज़ें हो रही है ना। तो बेटर क्या था, जो हो रहा था वो सही था, या आज जो हो रहा है वो सही है? नहीं, देखिए जो हो रहा था उसमें वो उस समय का देखिए एक ट्रेडिशनल एक चीज़ होती है, उस समय के साथ तो ठीक था। देखिए गोल्ड अपने आप में एक ऐसी एसेट है कि वो ऑल टाइम हैविंस है, वो तो उस क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। ख़ास तौर से ये वाला ईयर है, इतने से जो रिटर्न दिए हैं वो पिछले 20 साल ने नहीं दिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में का जो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है और डाइवर्सिफाइड है और एक एडवाइज़र आपका सही है, मैं एडवाइज़र का मतलब रादर टू से आई कैन से कि वो रजिस्टर्ड एडवाइज़र है आपका और उसे एक्सपीरियंस है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे फिर आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, खासतौर से मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि बजाय वो लमसम करने की चीज़ तो जो होती है कि आपको 50 लाख 25 लाख एक बार में करना है, तो वो तो एक एज के बाद 50 55 60 साल वाले लोग वो करें तो उनको रिटर्न ज़्यादा वो अपने हिसाब से क्वान्टिटेटिवली बढ़िया आएगा। अदरवाइज आप सिप का यूज करें। मैं सभी यंग बच्चे, स्टूडेंट जो भी 18 के बाद जहाँ स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक छोटा अमाउंट, जो आज के दिन वो छोटा अमाउंट 2 लाख 3 लाख 5 लाख है, उससे आप चाहो तो अपने हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च, सेल्फ रिसर्च, या अपने स्टॉक ब्रोकर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस से, जो और एप्लीकेशन भी एडवाइज करते हैं। अदरवाइज आप सिप से लीजिए, और सिप जो है रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है उसके थ्रू काम करिए, आपको हमेशा उसका रिटर्न बहुत बढ़िया आएगा। और दैट शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, दैट शुड बी कंटिन्यू इन ईच एंड एवरी टाइम। ये जो कि बाजार डाउन हो गया तो आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। सिप लगाने वाले को तो हमेशा लगाना है, दैट वो उसे केवल नीड पे निकालना। नीड मीन्स भाई मैंने अपने बच्चे के लिए लगाई थी, बच्चा मेरा 8 साल का था, उस समय मैंने सिप लगानी शुरू करी, अब वो 22 का हो गया, तो वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है। नाउ आई नीड द फंड्स, या तो उस समय विड्रॉ करिए, या मैंने बेटी के लिए लिया था, बेटी की शादी है भाई, मैरिज के लिए मैंने वो उसके लिए फ़ंड निकाला, या भाई मैंने कराया और आज मैं 32 का हुआ, पहले मेरे को एक प्लॉट मिला बहुत अच्छा, मेरे को फंड की ज़रूरत है, तो आप उस समय उसको यूज करिए। तो वो बेस्ट टाइम तो मतलब आप एसआईपी से विड्रॉ करके एक अच्छे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वो भी नीड की। लेकिन 2 चीज़ें हैं, नीड और देखिए पर्सनल नीड और इन्वेस्टमेंट में बड़ा अंतर है। आप किराए के मकान में रह रहे थे, अब आपको एक फ्लैट की ज़रूरत है, और उस फ्लैट को लेने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, सब बात करने पड़ रहा है, लेकिन उस समय जो आपको एक कॉर्पस चाहिए बेसिक, वहाँ आप उस एसआईपी का फंड विड्रॉल करके काम ले सकते हैं। लेकिन प्लॉट नया खरीदने के लिए आप अपने घर में रहें तो वो एसआईपी को कभी टच ना करें। अच्छा, अगर हम लोग रैंकिंग करें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, तो इनमें रैंकिंग आप क्या दोगे? सबसे पहला किसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, अगर पिछले सन आज़ादी के बाद से सन 50 से सन 50 से लेकर के और 2025 तक के 75 ईयर्स में अगर हम सारे इन्वेस्टमेंट देख लें, हमने किसी ने सन 50 में रियल इन्वेस्टमेंट करा, गोल्ड में किया, स्टॉक मार्केट में, एफडी में। देखिए एफडी का रिटर्न तो सबसे कम आएगा, गोल्ड का रिटर्न और स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स हैं उसमें ऑलमोस्ट पैरिटी है। अब बशर्ते कि स्टॉक मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे की वैसी कोई प्रवाह नहीं है, लेकिन आपने काफ़ी सोच समझ के
और इन्वेस्टमेंट अगर आपका बढ़िया है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो 10 में से एक स्टॉक या 2 स्टॉक खराब निकल गए, तो अलग बात है। इवन जो बचे हुए 8 स्टॉक हैं वो आपको घोड़े की तरह दौड़ा के ले जाएंगे आगे। और जो एक और जो फ़ायदा है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का, जो कहीं नहीं है, रियल्टीज में अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो वहाँ ठीक है, हो सकता है वहाँ क्या है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट का दायरा एक अलग है। वहाँ आपको हो सकता है पहले साल रिटर्न कम आएगा, दूसरे साल कम आएगा, 5वें साल कम, हो सकता है 10वें साल एकदम रिटर्न ज़्यादा आ जाए। कभी कभी लोकल टीम है वहाँ, जो जिस समय आपने ख़रीदा वहाँ पे कुछ नहीं था, आज वो पूरे कॉलोनी बन गया, वो आपका प्लॉट बीच में आ गया, हो सकता है उस समय आपका रिटर्न ज़्यादा आए। लेकिन एक फ़र्क है, रियल एस्टेट में जब आप बेचना चाहेंगे लिक्विडिटी नहीं होती, जब बेचना चाहेंगे तो बेचेंगे नहीं, जिस रेट पे आप बेचना चाहेंगे वो कम रेट मिलेंगे, और जिस रेट पे आप बेचना चाहेंगे वो रेट 3 साल के बाद आएगा। 3 में ऐसे बोलो, 3 में वो 4 भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको जो लिक्विडिटी है वो कहीं नहीं है एक्सेप्ट गोल्ड। सर, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बोला जाता है कि योर सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। देखिए, सेविंग जो हैं, रैशनल सेविंग अगर होती हैं तो फिर उसमें ईगो कहीं नहीं आती। अब मतलब जब अब आप एक सब, जैसे आपका अगर आपका सेल्फ हाउस है, अगर हाउस नहीं है तो आपका जो भी आपकी जेन्युइन इनकम को मान के चलता हूँ मैं, जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसको छोड़ दो आप, जो जेन्युइन इनकम होती है, जो रैशनल इनकम होती है, उसका 30% फिर रेंट में चला जाता है। 25 से 30% वो अपने मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें चले जाते हैं। 10% में वो अपना जो अपने अदर देन मंथली जो क्वार्टरली जो खर्चे होते हैं, कभी कपड़े खरीदने इस महीने, ये खरीदने हैं, उसमें खर्च हो जाते हैं। हाँ, त्योहार आ गया उसमें खर्च जाते हैं। और यूजुअली जो मैंने 10 से 20% के बीच में सेविंग होती है कहीं ना कहीं, 10 हो, 15 हो, 12 हो, 14 हो, डिपेंड ऑन कि आपका इनकम का जो एरिया है वो कितना है। तो उसमें अगर यहाँ तो ये सेविंग ही हमारे इंडियन लोगों की वो चीज़ है जो 2008 की जो मंदी आई पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें लेमन ब्रदर्स भी डूब गए, 118 साल पुरानी फर्म, मतलब वो हाहाकार मच गया था, हाहाकार नौकरियों मच गया। हाँ, नौकरियों का हाहाकार। सब लोग अनएम्प्लॉयड। ये हमारी सेविंग ही थी इंडियंस की, जो कंजर्वेटिव जो सिस्टम थे सेविंग के, जो हम बचे रहे। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपको मकान बनवाना है तो जो पुराने कंजर्वेटिव लोग, भैया पहले प्लॉट तो ले लो, प्लॉट कैसे पैसे इकट्ठे करके एक प्लॉट ले लो, फिर आप बनवा लें। ये फ्लैट लेने हैं तो भाई आधे पैसे तो अपने पास होने चाहिए, आधे पैसे ले लो, और 1 करोड़ का 2 करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ होना चाहिए, बाकी हम बैंक से लोन ले लेंगे। अमेरिका में क्या है, आपकी सैलरी कितनी है उसके हिसाब से EMI मैंने फ्लैट में एंट्री कर दी और उसके बाद वो EMI चुकाते हैं। तो वहाँ वो सेविंग का सिस्टम अलग है, वो हमारी सोसाइटी में अलग है। तो ये सोसाइटी ही, ये जो सोसाइटी का ये जो रुझान है, यही हमारी पूरी इकोनॉमी को बचा के रखे। अच्छा सर, एक बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक इंसान क्या एसेट्स वो बिल्ड कर ले पहले अपने पास, उसके बाद वो सेविंग्स की तरफ जाए? एग्जाम्पल में जैसे कहें कि घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो घर होनी भी चाहिए कि नहीं, या गाड़ी होनी भी चाहिए या नहीं, फिर उसके बाद सेविंग्स होनी चाहिए, या क्या कैसे होना चाहिए? देखिए, डिपेंड ऑफ द पर्सनल स्टेटस ऑफ दैट इंडिविजुअल। उसके बाद घर, गाड़ी, जो भी चीज़ें वो होनी चाहिए। अब वो कितने टाइम पे हो, आमतौर पे जो स्टैंडर्ड सर्विसेज जो जिस ग्रुप में भी सर्विस वाले होते हैं, आमतौर पे वो उनका जो मैंने देखा है, आमतौर पे मैरिज के 6वें से 8वें साल में वो फ्लैट लेते हैं। जो आमतौर मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ, वो उस समय तक उतनी जितनी भी सेविंग हो जाए वो करते हैं, बाकी वो बैंक से फाइनेंसिंग कराते हैं, या कभी कभी उनको फैमिली बैकग्राउंड से पैसे मिलते हैं, या कहीं फैमिली का सेपरेशन बंटवारा होता है उसमें पैसे मिलते हैं, उसमें जो ये प्रॉपर्टीज लेते हैं आमतौर पे। तो उस समय और बड़ी उस समय तक उसके जो बड़ी सेविंग करनी है या जो सेविंग कर सकते हैं वो डिपेंड है कि जो इनकम बड़ी होती है इनिशियली स्टार्ट जब भी करियर का होता है, तो शुरू के 2 साल तो जस्ट वो आदमी कितनी भी इनकम हो, या तो भाई वो स्टार्टिंग 50 लाख रुपए साल का पैकेज, अब 1 करोड़ वाला पैकेज मिल जाए आज के टाइम में तो बात अलग है। जो पैकेज मिलते हैं उनमें इनिशियली 2 साल तो उसको अपने को मेकअप करने में ही, मेकआउट करने में ही ख़त्म हो जाता है पैसा।
नॉमिनल सेविंग होती है, तीसरे से 5वें साल के बीच में सेविंग अच्छी बनती है, और छठे साल में उसे फ्लैट लेता है, छठे से 8वें साल में, जो मैंने ट्रेंड देखा है इंडिया में। उसके लिए बचे हुए अमाउंट को वो चाहे फाइनेंसिंग कराए, या चाहे किसी बैंक से ले, या अपने घरों से ले, या दोस्तों से ले। सर वॉरेन बफेट का ना एक बहुत फेमस कोट है कि बाय एंड फॉरगेट, स्टॉक्स की बात करें तो, है ना, ये फॉर्मूला कितना सही है? कहना है और यही होता है, यही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बाय एंड फॉरगेट की बात बताऊँ, मैं इसका खुद का एग्जाम्पल हूँ। मैंने वही हर आदमी के लाइफ में कभी क्राइसिस, कभी अब ये सब आते रहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी स्टॉक्स हैं, काफ़ी स्टॉक थे, काफ़ी शेयर बेचे खरीदे, लेकिन मैंने 2 शेयर मैंने कहा इनको बेचना ही नहीं है, वो बाय एंड फॉरगेट। एक शेयर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसका पुराना नाम था रिचर्डसन हिंदुस्तान, जिसका बिक्स फार्मूला 44 आती है। बिग फार्मा ना? हाँ, बिक्स फार्मूला आज ये दवाइयों में भी है, और जनरल उसमें प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन के नाम से भी इसकी कंपनी है। एक ये कंपनी, एक रैकेट एंड कॉलमन जिसकी डिटॉल आती है, आज भी मार्केट। हाँ मुझे, और एक तीसरी कंपनी थी MRF। इसके शेयर मैंने कभी बेचे ही नहीं, क्योंकि MRF तो मेरा कुल 4 शेयर का एक लॉट था, उसमें 5 का लॉट होता था, कहीं से 4 का सर्टिफिकेट आ गया, वो ऑड लॉट था, मैंने अपने नाम में चढ़वा लिया उसको, जैसे फिजिकल शेयर था ना उस समय। तो ये 3, तो अगर ये जो आपने कहा बाय एंड फॉरगेट, तो चूँकि मन में गई, तो मैंने तो कह रही भाई ये, भाई मैंने तो अपने बच्चों से भी कह रखा है कि भाई ये या तो जब तक मैं हूँ, जब तक ये शेयर तो बिकेंगे नहीं। मतलब वो शेयर कितने साल से अपने पास? मेरे पास 87 के आसपास के, 87 से 90 के बीच के हैं। मतलब लगभग 40 साल के अलवा। हाँ, और उसका रिटर्न यू कांट कंपेयर के कितना रिटर्न आया है। बताइए। हाँ, मैनी फोल्ड। प्रॉक्टर गैम्बल मेरे पास 100 रुपये का शेयर था, 100 या 115 रुपये में लिया था। कितने का लिया था और आज वो कितना है, अगर अमाउंट अगर आप बता सकें? 115 का लिया, यानी 11,500 में लिए। 11,500 में लिए, उस पर शायद 3 बार बोनस आ चुके, पहले 1 पे 1, फिर 1 पे 1, और फिर 2 पे 1 पे 3 पे 1, 2 पे 3। हाँ, तो 100 के 200, 200 के 400, और 400 पे 60%, 400 के 24, 240, 640 शेयर हो गए। तो मेरे 23,000 रुपये के 640 इंटू 15,000 कर लो आप, लगभग 1 करोड़ के करीब हो गए। बहुत बढ़िया। जो लोगों में, मेरे पास चूँकि इन्फोसिस नहीं थी, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिनके पास इन्फोसिस भी थी उनका भी यही हाल है। इन्फोसिस और उसका भी stock बहुत फेमस है। इन्फोसिस और TCS, इनका भी रिटर्न का परसेंटेज ऑलमोस्ट ऐसा ही है। सर ऐसा क्यों होता है कि जो अमीर है वो अमीर होता जाता है? जैसा अभी आपने भी एक एग्जांपल कोट कर दिया कि छोटा सा शेयर लिया और अब उसका वर्थ कितना है। अमीर और अमीर क्यों होता चला जाता है और गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये वर्ड आपने सुना है नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमारी देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। केवल 112 फैमिलीज हैं जो इंडिया की टोटल वेल्थ का 93% होल्ड करती हैं। 93%। 112 फैमिलीज। बस, ये मैं नहीं, बुक्स की सब डेटा हैं पूरे। तो आपके पूरी इंडिया के आप उसको 100 रुपये मान दो, 93, आप जस्ट आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कितना पैसा उन लोगों के पास। 115 फैमिली, और ये हम वाइट मनी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और पूरी आबादी 7% पे जी रही है। आप समझते हो मैं बहुत मालदार हूँ, मुझसे ज़्यादा पैसे, तो आप कुछ नहीं है। 7% में है भाई पूरी ये हो। तो उनकी पावर कंसंट्रेशन है, वो तो पूरा पॉलिटिक्स चलाते हैं, पूरा देश चलाते हैं, उनकी पावर बहुत है। उनकी पावर का मुकाबला केवल पॉलिटिकल पावर पे है बस। सर वो जो फैमिलीज आपने काउंट बताया 112, क्या वो बढ़ घट रहे हैं? हाँ, उनकी रैंक कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। नहीं, उनकी आपस में रैंकिंग नहीं। हाँ, मतलब वो नंबर्स। हाँ, नंबर बढ़ जाते हैं। हमारे कभी किसी टाइम में हम जब पढ़ते थे तो आज़ादी के टाइम में ऐसी 37 फैमिली थी केवल। 37। हाँ, टाटा, बिरला, डालमियाज, मोदीज। अब जब मोदी जब काफ़ी पीछे आ गए, बांगड़, किर्लोस्कर, बांगड़ सीमेंट, किर्लोस्कर किर्लोस्कर मोटर्स, किर्लोस्कर टोयोटा, हाँ,
बजाज, जमनालाल बजाज थे उस समय उनके मेन, ये ऐसे ये फैमिलियाँ थी। तो वो ये पुरानी, इसके बाद आप देखो धीरे करके इनमें कुछ फैमिलियाँ आगे पीछे हुई और वो बढ़ते बढ़ते अरबपति, नए अरबपति बने। उनमें जैसे अडानी ग्रुप फॉर एग्जांपल, अंबानी ग्रुप। भाई अंबानी ग्रुप तो सन 83 से लाइमलाइट में आया। भाई जिस समय ये मोदी, किसी टाइम में मोदी नगर पूरा ये होता था, आज कुछ नहीं है। मतलब आज मतलब उस रैंकिंग में या उस रेट ऑफ प्रोग्रेस में जो एक्सेलरेशन में समझो, जैसे इकोनॉमिक एक्सेलरेशन जैसे बोलते हैं, उनकी जो एक्सेलरेशन की स्पीड काफ़ी कम रहेगी, जो नए एक्सेलरेटर काफ़ी तेज आए। तो उनका मैनेजमेंट शायद कुछ स्ट्रांग रहा होगा, या हाँ, बिजनेस वो स्ट्रेटजी नहीं, प्रोफेशनल हाँ, जो exactly. प्रोफेशनल रहे, जो ज़्यादा मोर प्रोफेशनल रही जो कंपनियाँ, जो लाला टाइप रहे वो डूब गए, हाँ, या वो गिर कम- गए कह लो। हाँ, बस। जिन्होंने इसको एक सिस्टम के थ्रू आगे हाँ, लेके हाँ, गए, हाँ। वो आगे रैंकिंग में आ गए। जो प्रोफेशनली तो मार्केट में या वैसे भी, जैसे भी हम मैनेजमेंट की सीधी थ्योरी है कि जो प्रोफेशनलिज्म को अपनाएगा वो अल्टीमेटली, भले ही इनिशियली खर्चे या कुछ बहुत ज़्यादा हो, अल्टीमेटली वो जो Profit में ही रहेगा, रेस क्या को विन करेगा। हाँ। सर स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर है? कुछ मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला ईयर एंड के आसपास। स्टॉक मार्केट के बारे में एक सीधी एक कहानी है। मैं अभी 2 बातें बताऊंगा आपको। एक जो आपने नहीं पूछी वो भी बताऊंगा। एक हमें यही चाहिए, हम तो क्या कहते हैं, नूब्स हैं। हाँ, 2 बातें। जो स्टॉक मार्केट का क्रैश होना और बढ़ना, ये एक इसकी जनरल फिनोमिना है मार्केट का, ऐसा होता रहता है। एवरी 5 ईयर 4 ईयर के बाद एक ऐसी तेज़ी आती है कि वो पीछे का आदमी देखता रहता है जो, और वो तेज़ी 1-2 दिन नहीं चलती, फिर वो चलेगी कम से कम 10 महीने, 1 साल, सवा साल। और एक ऐसा क्रैश आता है, वो भी जो है क्रैश आएगा, फिर उसका बाद मंदी, ऐसा नहीं कि फिर आदमी उनके हाथ में जो भी शेयर अटक जाते हैं वो इंतजार करते रहते हैं। वो चलती है कम से कम, वो भी 6 महीने 1 साल होते थे, फिर बाजार अपने कलर से अपने आप अपना नया वो बनाता है। सर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में बेटर क्या है? देखिए, इफ़ यू आर मोर एक्सपीरियंस एंड यू हैव यू सम पेशेंस, तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेटर आएगा। म्यूचुअल फंड का रिटर्न, म्यूचुअल फंड एक खरगोश वाली चाल है, लेकिन अल्टीमेट जो रेस है वो म्यूचुअल फंड जीतेगा। टडलर और खरगोश का रेस। हाँ। वैसे एक रूल ऑफ 72 भी फेमस है फाइनेंस वर्ल्ड में, उसको भी एक्सप्लेन करें प्लीज। देखिए, रूल ऑफ 72 ये है कि ऑलमोस्ट जो आपने पैसा कमाया, देखिए 2 थ्योरम होती हैं, एक एडिशन, एक मल्टीपल। रूल ऑफ 72 एडिशन थ्योरम पे आधारित है, और रूल ऑफ कंपाउंडिंग वो मल्टीपल थ्योरम पे आधारित है। ये 72 वाली क्या है, नॉर्मली आपने जो पैसा कहीं एक्सपेंड किया, इन्वेस्ट किया, बेच किया, अगर वो ऐसा ना करते, ये नेगेटिव थ्योरी पे आधारित है, तो 72वें महीने पे ये डबल हो जाता। एवरी 72 ईयर पर, एवरी 72 मंथ पर वो जो पैसा है, जो आपका एक्सपेंसेज है, वो डबल हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी है कि अगर हमने ऐसा पैसा खर्च ना किया, जैसे होता है इन्वेस्ट, तो ये दोनों थ्योरम पर है। नेगेटिव भी पे भी कि अगर ऐसा ना करते, हमने यार इतने रुपये खर्चेगा, और नगर इतने रुपये होते हैं हमारे पास। अल्टीमेटली पॉजिटिव भी है कि अगर ना होता या हमने इन्वेस्ट किया तो इतने ही पैसे होते। तो हर 72 महीने पे, 72 महीने का मतलब 6 साल हो गए, 6 साल में आपका पैसा दुगना हो जाता है। नॉर्मल, जैसे एनटीपी जैसे बोलते हैं साइंस में, फिजिक्स में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी अगर होती है तो 6 साल में पैसा दुगना हो जाता है। इट इज़ द थ्योरम ऑफ 72। सर जैसे अभी हम लोग रूल ऑफ 72 की बात कर रहे थे, ऐसा ही एक और रूल होता है कि आपके इनकम का 10% आपका सेविंग होना चाहिए। ये पहले का फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला आज भी वर्क कर रहा है? नहीं, ये कंजर्वेटिव फार्मूला है 10%। आज के दिन जो हमारी नई जनरेशन आई है, ख़ासतौर से जो मल्टीनेशनल्स में जाती है और जो जिनके अच्छे पैकेज हैं, आई सजेस्ट कि उनको इस 10% के फार्मूले को हटा करके इसको 15 से 25% तक भी चले जाएँ तो कोई बात नहीं है।
अगर आप एक एनुअल इनकम सेट की अगर बात करें और वहाँ पे फिर कैटेगराइज कर सके, जैसे किसी का 12 लाख का पैकेज है तो उसको 10% करना चाहिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हाँ, हूँ। 12 आप लाख एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या एडवाइस करते हो? एज ए किसी का फाइनेंशियली 12 से 50 लाख का पैकेज है उसको कितना परसेंट सेव करना चाहिए, किसी का करोड़ तक का पैकेज है उसको कितना परसेंट, और उसके ऊपर कितना होना चाहिए सेविंग्स हमारा? अगर आप एक फॉर्मूला में हमें देखिए बता सकें। जिसका 12 लाख का पैकेज है वो 10% 10-11 के आसपास करता है, दैट्स सफिशिएंट और फॉर्मूले के साथ चल सकता है। जहाँ आपका पैकेज मोर देन 20 लाख का हो जाता है वहाँ आपकी सेविंग भी लगभग 15% से 20% तक जानी चाहिए। जहाँ आपका, और जैसे ही आपका इसको मैं 3 लाख रुपए महीने का मतलब 36 लाख का पैकेज जाता है तो आपकी सेविंग जो है 25% तो फिर मैंडेटरी है, और फिर 25% को सेविंग करनी ही चाहिए। तभी आपको एक अच्छा जो आपका सपना है कि जो 36 लाख वाला पैकेज वाला व्यक्ति है उसका एक सपना भी बनेगा, तभी वो सपना पूरा हो पाएगा अगर आप इसको अपनी सेविंग को 25% पे लेके जाते हैं। इमरजेंसी फंड क्या हुआ और कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड तो वैसे नाम से ही बता रहे हैं कि भैया जो इमरजेंसी के वक्त में आपको काम आए, दैट इज इमरजेंसी फंड। हाँ, जो अमाउंट हम लोग सेव कर रहे हैं क्या वो भी एक इमरजेंसी फंड हो सकता है, या इमरजेंसी फंड अलग से हमें क्रिएट करना चाहिए, नहीं जो और वो कितना होना चाहिए? देखिए ये डिपेंड ऑन इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से होता है। जहाँ देखो जो 12 लाख वाला पैकेज वाला है उसके लिए तो इमरजेंसी फंड, हर पैसा ही इमरजेंसी के लिए है उसका, तो सेविंग को भी वो इमरजेंसी में यूज कर सकता है। लेकिन जहाँ पैकेज अच्छे हैं, जहाँ मेरा कहना जो 50 लाख से ऊपर वाले पैकेज में हैं, उनको अगर वो जो इसको कैटेगराइज भी कर लें कि हाँ भाई हमें 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए रखने हैं। वैसे आज के दिन वो जो इमरजेंसी वाले पार्किंग, अगर मान लो मेडिकल उसके लिए जो तो मेडिक्लेम वाली पॉलिसियाँ हैं तो उस इमरजेंसी पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मकान के लिए ज़रूरत है तो ऑलरेडी आपको बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर फिर भी अगर आप किसी उसके हिसाब से रखते हैं तो उसको आप सेपरेट कैटेगराइज करके फिर उसको गोल्ड या लिक्विड फॉर्म में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर कैश का ट्रांजैक्शन क्यों बंद हुआ है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना ठीक है? देखिए कैश ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी चलती थी। देखिए कैश का ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या है, आज भी जो इसकी लिमिट है 10,000 20,000 50,000 जो भी हैं, तो जब कैश की लिमिट्स नहीं थी तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट आज भी हो सकता है थोड़ी बहुत चलती हो, मेरे को कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ RTS से चलता है, RTS आनी है RTS जानी है, इसलिए हमको नहीं पता लगता। लेकिन आज भी जो मैं समझता हूँ या सुनता हूँ कि कैश में ट्रांजेक्शन तो होते हैं। पहले किसी टाइम में जो रियल एस्टेट था वहाँ पर क्या होता था, कोई सर्किल रेट एक बड़े नीचे होते थे और प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, तो रियल प्राइस जब ज़्यादा होती तो डिफरेंट मतलब कैश में देने लेना होता था। आज पिछले करीब 10 साल होते जैसे जैसे सर्किल रेट बढ़ गए हैं, अब उसकी चीज़ धीरे धीरे गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दी है। अगर वो कैश या तो है ही नहीं या है तो बहुत नॉमिनल है। लेकिन जो कैश है, अगर कैश इतना ही होना चाहिए या इतना ही रह पाएगा वो कि आप अपना कभी खा पी लो, घूमे आओ, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट 5 स्टार में खर्च कर आओ, अदरवाइज धीरे करके आपका कैश इकोनॉमी से में जो है ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सचेकर को फ़र्क पड़ता है टैक्स कलेक्शन में, क्योंकि जो कैश वाला जो आइटम नॉर्मली ऊपर ऊपर चला जाता है तो उस पर एक्सचेंज को या एक्सचेकर को जो टैक्स कलेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए या जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक मनी या ब्लैक मनी वाली इकोनॉमी, वो पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाई है और कोशिश की है कि जहाँ तक संभव हो उस पर कंट्रोल है। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ द फंड्स, ये जो मनी जो 2016 में जो किया था उसके बाद उसमें काफ़ी चेक लगा भी है, लेकिन ये अभी इंडिया में पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। 2000 का नोट क्यों बंद हुआ बिना किसी नोटिस के? आजकल मार्केट में दिख नहीं रहेगा। नहीं, उसके पीछे यही कॉज था मेन कि जो ब्लैक मनी है 2000 का नोट, हाँ 2000 तो का नोट रीप्रिंट हुआ था, हाँ वो ख़त्म किया है। वो ख़त्म करने का मतलब देखिए जितनी करेंसी छोटी होगी
आप देखिए यूएस में $100 से ऊपर का नोट है ही नहीं। तो जितनी नोटी बड़ी, जितना बड़ा नोट होगा, बड़ी अमाउंट का, बड़े डिनोमिनेशन का, तो उतना ही ब्लैक मनी को इजीली मूवमेंट करने का जरिया बन जाता है वो। जो करेंसी मान लो आज $100 का नोट हो रहा है हमारा, तो कहीं किसी को 2 करोड़ रुपए देने हैं तो कितनी अटैची भरेगा। 2000 वाला नोट था, एक अटैची में 2 करोड़ रुपए आते थे 100 गड्ढियाँ करके। सही बात। तो वो एक और वो नोट भी थोड़े पतले थे। हाँ पतले थे, वो था। अब तो खैर सबका साइज एक ही कर दिया, सिवाय लंबाई के फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो वो एक वजह रही कि कैसे भी हम ब्लैक मनी है उसको एलिमिनेट करें इकोनॉमी से। सर क्या 100% कैशलेस हो सकता है इंडिया? ठीक है, 100% तो आज के दिन मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम जो प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, डेनमार्क और या फिनलैंड वगैरह। वहाँ करीब जो मैंने डेटा आया है कि करीब 85 से 90% लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट रेगुलेटेड इकोनॉमी है वो। ये सब जो डिपेंड करता है कि कितना आपका टैक्स स्ट्रक्चर कितना हाई है कितना लो है, उस पर ही ये ब्लैक मनी का चलन होता है। अब जैसे दुबई में अब तक टैक्स नहीं थे, इनकम टैक्स एज ए पर्सनल इनकम टैक्स नहीं था, तो लोग सारा बुक्स में करना है, सब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स देना ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ ये टैक्स स्ट्रक्चर में हैवी टैक्स होते हैं, जहाँ भी हैवी टैक्सेस होते हैं वहाँ पर ये चलन में रहता है। आप देखिए कनाडा में रेट ऑफ टैक्स इंडिया से भी ज़्यादा है। तो वहाँ क्या होता है, कितनी डेवलप्ड इकोनॉमी है कनाडा की, उसके बाद भी कैश में जो वहाँ पे काम करते हैं, जो कैश में चाहिए, वो जितने सरदार लोग इंडिया के जाते हैं सब कैश में ही मेरे को पेमेंट चाहिए, और लेते हैं और देते हैं। बोले ना मेरे को तो कैश में चाहिए, कैश में करते हैं। तो वो जहाँ ये टैक्स स्ट्रक्चर ऊंचा होता है वहाँ ऐसा होता है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले ग्रेजुअली हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट में कमी करने की कोशिश की है। 2 वो इन्होंने स्कीम कर दी, न्यू सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स, ओल्ड सिस्टम में रेट ऑफ टैक्स अलग हैं, न्यू सिस्टम में कम कर रहे हैं। न्यू सिस्टम में तो 12 लाख रुपए तक की इनकम जो टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर आपकी लेस देन 12, वो बात और है कि आपकी इनकम अगर मोर देन 12 लाख है तो आपकी स्टार्टिंग 4 लाख से हो जाएगी टैक्स की, लेकिन वो रेट ऑफ टैक्स बड़ा कम रखा है, 5% केवल। जहाँ जहाँ रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ ब्लैक मनी और ये सब बढ़ने लगती है। एक चीज़ सर, जैसे सेविंग्स इम्पॉर्टेंट है वैसे ही रिटायरमेंट प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करें कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, और क्या जो हम लोग अपने अर्ली स्टेजेस में जो सेविंग्स कर रहे हैं उन्हीं फंड्स को रिटायरमेंट में यूज़ करना है, या रिटायरमेंट के लिए कुछ अलग प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि एक इंसान का ना लाइफ स्पैन का कुछ पता नहीं होता है कि वो किस साल तक जिएगा, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए फंड्स का? जो रिटायरमेंट प्लानिंग है ये हम सोसाइटी के इसमें 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा हमको। एक वो 2 पर्सन हु आर रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज, जिन्होंने सर्विस की है 40 साल, 30 साल, 35 साल। ये आप गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं? आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, अच्छा। बोथ। ओके। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि ऑलरेडी उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, तो वो प्रोविडेंट फंड को वो री इन्वेस्ट करें अपने हिसाब से, बढ़िया तरीके से करें, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें, उसके थ्रू अच्छा। मैं तो फिर अगेन उनको भी सजेस्ट करूँगा कि वो म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, तो उनका जो पैसा सेफ भी है, लिक्विड भी है और अच्छी यील्ड भी आएगी। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की सर्विस वालों के लिए भी ऑलमोस्ट यही बात है। अच्छा, इनके बाद जो एक और चीज़ है कि इनको पेंशन की सुविधाएं भी अवेलेबल हैं। लेकिन आई गेस ये 2000 ईस्वी अगर मैं 2005 के बाद पेंशन की सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए NPS स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें वो करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि उनको रेगुलर इनकम का कुछ साधन बना फ्लो बना रहे। हाँ, लेकिन जो बिजनेस करते हैं असली सवाल उनके लिए आता है, वो रिटायरमेंट के पे क्या करें। तो बिजनेसमैन आम तौर पर देखिए, जो शॉप वाले हैं वो तो रिटायर होते ही नहीं हैं भाई, वो तो 70 के हुए हैं तो भी दुकान पे जाना है उनको, अपना वो होता है। और सर मैं तो कहता हूँ कि बिजनेसमैन को कभी रिटायर होना ही नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। आप बिजनेसमैन छोड़ो, मैं तो सर्विस क्लास को भी यही चीज़ कहता हूँ कि भैया रिटायरमेंट आप लो ही ना। अगर एक XYZ कंपनी से अगर आप अब
आपका रिटायरमेंट आ चुका है तो आप किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, बिल्कुल, बट काम करना बंद मत करो। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब चाहे वो एज 60 हो, 62 हो या 65 हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको बराबर रहना चाहिए। वो अपना साधन इस ढंग से करके लाएं कि देखिए एक दौर था जो हमारे यहाँ एक HUF कंबाइंड फैमिली रहती थी। आज धीरे 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 करके वो जो हमारे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था का जो ढंग बदला है, जो रंग उसका बदल गया है, उसमें अब वो जो चीज़ विदेशों में थी वृद्धावस्था, ओल्ड मैन, जो ओल्ड होम वाला जो कल्चर, वो यहाँ भी आ गया है। और वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ होते हुए उन्होंने कुछ ऐसे कर दिए, उनकी जनरेशन, मैं तो ये कहूँगा जनरेशन ने क्या किया या उन्होंने क्या गलती की, उन्हें ओल्ड होम पे भेज देते हैं, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम पे। तो वहाँ पर ओल्ड एज होम में वो जो भी उनका जो दुख है, या जो जब मैंने एक आध बार में गया हूँ तो उनके प्रति जो अपने बच्चे हैं उनके प्रति एक वित्रता, जो मन में जो एक भाव देखा है, वो अच्छा नहीं देखा गया। तो इसलिए उनको फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट और सपोर्ट के हिसाब से ढंग से प्लानिंग करनी चाहिए पहले से ही, कि ये नौबत ना आए। कल्चरल फ्लॉज बहुत हैं। हाँ, ये नौबत नहीं आए। तो इसलिए उनको फाइनेंशियली मैं तो ये तो नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुंडली मार के सारे धन अपने पास लाख तक है, उसका एक हिस्सा अपने पास जरूर रखें और उसको फंड्स को इस ढंग से बिल्कुल प्लान में करें कि कुछ लिक्विड भी रखें, कुछ ऐसा करें कि इजीली लिक्विडेबल हों कभी ज़रूरत पड़े तो। बाकी अपने रेगुलर इनकम को इस ढंग से मेंटेन करके चलें कि ये मेरी रेगुलर इनकम है, चाहे उसका एक बड़ा फंड वो, जैसे आजकल जैसे सिस्टमेटिक प्लान है, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी है आजकल, SWP, SIP है, SWP का ये है ही रिटायर्ड लोगों के लिए कि जो आपके पास मालूम पड़ा कि पैसे इकट्ठे हुए, आपका भैया मेरे पास भैया 40 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, या मेरा प्रोविडेंट फंड आया है, या 50 लाख रुपये आए हैं। मैं चाहता हूँ ये 50 लाख रुपए कहीं ऐसी जगह लगें कि मेरे को 2 लाख रुपए मेरा महीने का खर्चा है, 1 लाख रुपये महीने मेरे को आते रहें। तो ये प्लानिंग आजकल SWP एक नई स्कीम है, ये है ही रिटायर्ड पर्सन के लिए एक सिस्टमेटिक आपको विड्रॉल होते रहेंगे। इसमें स्कीम यहाँ तक की है कि आप 50 लाख रुपए जमा करिए, आपको 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, 2.5 लाख रुपए चाहिए, जो आप बताइए कितने चाहिए, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे 10 साल 20 साल, वट एवर योर लाइफ स्पान। और उसके बाद आपको जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है 50 लाख तो मिलेगी। उसके अलावा उसमें कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी हर मंथ ले रहे हैं, कुछ अमाउंट और ऐड होकर के एज ए बोनस आपको और मिलेगी। तो मेरा उनके लिए भी एक सजेशन है कि अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एक ढंग से चलाइए अपनी लाइफ को। ऐसा ना कि आपको रेगुलर लाइफ के लिए भी मंथली भी आपको इनकम आती रहे और एक कॉर्पस भी आपका बना रहे। सर, इंडिया हैज़ बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना? ये फर्स्ट पे कब आएगा और आपको कुछ आसार इसके दिख रहे हैं? क्या मोदी जी सही तरीके से इंडिया को लीड कर रहे हैं? ये फर्स्ट की ही लड़ाई है सारी। ये हम देखिए, फर्स्ट ऐसा यूनिक नंबर है कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही सबको बनना है ना। ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है, जो टैरिफ बार भी थी, इसके पीछे भी जो बेसिक चीज जो थी वो फर्स्ट पे ही बनना है। अमेरिका के ऊपर जो जितना लोन है ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज का, या जो ट्रेजरी बॉन्ड्स का, तो वो उसमें उसका डॉलर का वैल्यूएशन हो सकता है किसी टाइम में मान लो जर्मनी की मुद्रा पूरे वर्ल्ड की करेंसी चलती थी, एक टाइम में पाउंड चलता था, उसका डॉलर आ गया। ऐसा लगता है कि अगले 10 साल से 15 साल के बाद डॉलर की वो पोजीशन नहीं रहेगी। मे बी युआन, ये चाइनीज करेंसी आ सकती है। अच्छा, हाँ, ऐसा मेरे को लगता है। मैं इसलिए टाइम पीरियड जो मैंने सोचा आप हूँ, सही फोरकास्ट कर रहे हो। 10-15 साल लग सकते हैं, 15 से 20 मैक्सिमम। अब वो फर्स्ट सेकंड की लड़ाई ही है ये, कि फर्स्ट पे मैं रहूँ या ये रहे। तो चाइना ने जिस ढंग से पिछले 20 आफ्टर 90s के बाद
जहाँ माउथ उसे तुमने की कम्युनिस्ट वाली जो पॉलिसी ज़्यादा थी ख़त्म हुई। तो जब से 90 के बाद जिस ढंग से चाइना बढ़ रहा है, जिस ढंग से उनका हाई प्रोडक्शन की जो थ्योरी उन्होंने चलाई है कि कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ लेबर भी सस्ती है, सब कुछ सस्ती है, तो वो दिन दूर नहीं कि हम चाइना को पहले नंबर 1 पे देखेंगे। रही बात इंडिया की, इंडिया ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए आने के लिए अभी कम से कम 20 से 25 साल। सर क्या आप मनमोहन सिंह को क्रेडिट देंगे? वो 1991 में जो क्रैश हुआ था, इकोनॉमिक क्रैश, उस टाइम में शायद 15 दिन का फंड पड़ा हुआ था इंडिया के पास में, है ना? वहाँ से आज हम लोग ये मतलब 4th नंबर पे पहुँच चुके हैं। तो आप मनमोहन सिंह को कितना क्रेडिट देंगे? देखिए, जो मनमोहन सिंह का जो क्रेडिट है वो ठीक है, उन्होंने ये इकोनॉमी को ओपन किया, जो हमारी क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी की तरफ लाए धीरे धीरे करके। अदरवाइज तो पहले ये रुपया आप कहीं लेके जाते चलता ही नहीं था, हर जगह आपको डॉलर लेके जाने हैं। आज रुपया कई कंट्रीज में इजीली भी चल जाता है। तो मनमोहन सिंह का एक मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ने को अगर हम 100% नहीं, तो मनमोहन सिंह के साथ जो गवर्नमेंट थी को ओके किया, तो मैं दोनों का संयुक्त जो अगर मानूं तो उस गवर्नमेंट को क्रेडिट है कि उन्होंने हमें प्री टेक ऑफ स्टेज पे ला के रखा। टेक ऑफ स्टेज तो इंडिया की मोदी जी के आने के बाद आई है। जैसे होता है ना, जो हवाई जहाज चलता है तो वो उड़ने से पहले जो चक्कर लगाता है वो प्री टेक ऑफ स्टेज कहलाती है। उस स्टेज में लाने में मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा पूरा रोल है उनका। ये तो खुला स्कैम, खुला तो खुला सबको दिख रहा है, हर एक को पता है, मतलब अंधे को भी दिखेगा ये चीज़। हाँ हाँ। सर विजय माल्या के लिए क्या कहना है आपका? उन्होंने इतना बड़ा लोन का स्कैम किया है और शायद आज वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्या इस तरह की चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक है? नहीं, इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या जी ने ये कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरी वगैरह सब एस्टेब्लिश की। पूरा बंगलौर का, ये कर्नाटका का पूरा एस्टेब्लिश जो एक ग्रोथ थी वो उन्होंने बना के लाए। वो इस ब्रिवरीज इंडस्ट्री के जनक समझिए उनको। लेकिन विजय माल्या ने जो और वो चीज़ें थी डिफरेंट टाइप की, अय्याशी देख हाँ, सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा अंपायर, हाँ, क्या पता वो 112 में आज वो भी एक होते। बिल्कुल बिल्कुल होते। ये माल्या ग्रुप था उस समय। अच्छा, जो शुरू के 37 जो फैमिली जो हम पढ़ते अच्छा वो थे, 37 की जो आपने बात 37 की की लिस्ट थी, में माल्या थे। उस टाइम में ये थे। विट्ठल, इनके फादर विट्ठल माल्या, नाम बता दूं, बांगड़ा, ये तो आपने नाम तो सुने होंगे सारे, ये सब वो थे। तो ये उस समय थे, लेकिन बस नहीं चल पाए ये। इनके अय्यासियाँ और ये सब अल्टीमेटली जो अनैतिकता अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पतन की तरफ ले ही जाती है। और इसमें अकेले विजय माल्या नहीं है, इसमें गीतांजलि ये सबसे महल बड़ा जो सहारा इंडिया सर, सहारा इंडिया का वो तो इस अकड़ में था। वो तो स्टोरी सर आप एक बार प्लीज वो स्टोरी को यहाँ पे दोहराएं ऑडियंस के लिए, कि कैसे वो अकड़ में आके कुछ नंबर ऑफ ट्रक्स डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजे कि ले तू छान, और वहाँ पे उन लोगों ने भी ईगो पे ले लिया कि अब बताता हूँ बेटा रुक जा तू। वो स्टोरी को एक बार हाईलाइट कर वो सके। सहारा वाली स्टोरी इतनी वो नहीं है। सहारा वाली का तो सहारा का क्या हुआ मैं बताऊँ। सहारा वाले ये फंड जो है, ये इनका क्या था, ओरिजिनली पैसा कहाँ से आया, इनके यहाँ डिफरेंट जो कलकत्ता साइड में, कलकत्ता एक आदमी के डेली 10 रुपए इकट्ठे करने, डेली का 5 रुपए इनके, वो याद है सर मुझे वो 10 रुपए आते थे वो घर रोज पे रोज देने सहारा के नाम से। सहारा आपकी सहारा पासबुक बनती थी, ब्रांड था वो, ब्रांड था सहारा, कि आप सहारा हैं। 10 रुपये चाहिए आपकी, जब बेटे की शादी हो तो आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, ये इन्होंने वो किया। तो आदमी को 10 रुपये, देखिए आदमी को आपको 1 लाख रुपए महीने जमा करने हैं, 20,000 रुपये महीने, वो तो 10 रुपये रोज जमा करने हैं। वो 10 रुपये वाले तो क्या होता है, आज आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाला तो आपको 5 लोग मिलेंगे, 1 करोड़ की लेने वाले 25 मिल जाएंगे, 50 लाख वाले तो 500 आदमी तैयार है, 50 लाख का कोई फ्लैट मिल जाएगा तो, और 20 लाख वाले तो 5,000 तैयार लाइन है। लगे वो। वही चीज़ थी कि उन्होंने कहा 10,000 रुपये महीने जोड़ूंगा तो लोग नहीं है, कम है, मतलब 5,000 वाले और बोलते हैं वो तो बैंक में आरडी करूंगा। 10,000 रुपये क्वांटिटी पे खेला ना उन्होंने। हाँ, तो वो पासबुक बनती है, कोई भी अफोर्ड कर लेता था 10 10 रुपये रोज लेने, मतलब वो उन्होंने अपने एजेंट बना दिए, 10 रुपये रोज लाने, 10 रुपये 25 लोगों से लेके आने तुम्हें, 250 रुपये इकट्ठे हो गए तुम्हारे। वो उस टाइप से नंबर गेम था। तो नंबर गेम में इतने ज़्यादा लोगों ने तो
मतलब जो जैसे गरीब लोगों की चाल तक होती है वहाँ तक पहुँच गए वो। हर आदमी 10, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई अच्छा मेरे को 50 रुपये रोज दो। तो छोटी जो अमाउंट थी वो कर करके इतना पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास। अब उसमें शायद जो भी होता, ये फंसे क्यों? केवल एक बात पे, इन्होंने सेबी में आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया। अगर सहारा आईपीओ नहीं लाता तो सहारा का कुछ नहीं होना था। आईपीओ अप्लाई करा तो उसके लिए डीएचआरपी सबमिट होता है। डीएचआरपी में जो रेड एरर प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सबमिट होता है। उसमें कुछ कमियां आई, उनमें कुछ कंप्लेंट्स आई उनके इन्वेस्टर्स की। ये सब वो वहाँ क्या है, अगर एक भी कंप्लेंट आ गई आपके पास तो आपको उस कंप्लेंट का निदान करना है, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वहाँ तो वो कंप्लेंट का पुलंदा आ गया उनके पास, फिर वहाँ से पूरी फाइलें खुल गई। वहाँ तो फिर फाइल खुल गई। अगर ये आईपीओ नहीं लाते तो कुछ नहीं होता। भाई इनके कंप्लेंट क्या थी कि ये आदमी 20 रुपये रोज़ जमा कर रहा है, 5 रुपये 3 साल से जमा कर रहा है। 3 साल में इसके माल पड़े 300 900 हज़ार इंटू 20, इसके 20,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। इसे आज 20,000 का आपने ब्याज भी बताई है। अब इसके आज इसकी बेटी की शादी है, इसको 25,000 बचे हैं, वो नहीं मिल रहे। या उसे इतना ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसको चक्कर लगवा रहे हो आप, ये कुछ को दिए कुछ को नहीं दिए, तो वहाँ प्रॉब्लम आई। इनको तो 10-10 साल 8-8 साल से लोग जमा कर रहे थे, 8-8 साल 10-10 साल। आज भी कुछ लोग उम्मीद में बैठे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा उनके पास वापस आएगा। वो तो सेबी ने कुछ कर रखा है, सारी प्रॉपर्टी बेचो, उसका कुछ अमाउंट कुछ आया भी है, कुछ मतलब लोगों को आया नहीं है, सेबी के पास तो पहुँचा है। बट लोग इंतज़ार में हैं। हाँ, इंतजार में। सर अब हम लोग कुछ येस नो के क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि सेबी इसको रेगुलेट करता है, येस और नो? यस। इन्वेस्ट करने के लिए लाखों का पैसा चाहिए, येस या नो? यू कैन, यस नो में बताया भाई, यू कैन स्टार्ट विद ए स्मॉल अमाउंट, नो नीड ऑफ। तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। रियल स्टेट मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट, येस और नो? नो, बेस्ट नहीं है, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट है, एकदम बेस्ट नहीं है। जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, येस और नो? वो तो जहाँ ज़्यादा मिले वो तो बढ़िया है ही है। यस। ओके। गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन से बचाता है, येस और नो? यस। एसआईपी में रिटर्न फिक्स्ड मिलता है, येस और नो? नो। मार्केट करेक्शन के टाइम में इन्वेस्ट करना गलत है, येस और नो? नो। फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए एक जैसा होता है, येस और नो? नो। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और सच में मतलब आज मुझे ऐसा अच्छा सा फील हो रहा है, लाइट सा फील हो रहा है। आपने मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल किया और हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई। होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सब लोगों को भी कुछ अच्छा मैसेज मिला हो। और एक बात याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। होप टू सी यू अगैन।